नमस्कार। आज 12 सितंबर 2025 है और जैसा कि हम जानते हैं भारत को हाल ही में अपने 15वें उपराष्ट्रपति मिले हैं, श्री सीपी राधाकृष्णन। ये नियुक्ति श्री जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद हुई है। जी हाँ, और ये पिछले कुछ समय से चर्चा का विषय भी था। तो आज हम श्री राधाकृष्णन के पूरे सफर पर थोड़ी गहराई से नजर डालेंगे। मतलब वो कौन है, कहाँ से आते हैं, उनका राजनीतिक रास्ता कैसा रहा है। हाँ बिल्कुल। और इसके लिए हमने कई अलग अलग स्रोतों को खंगाला है, जैसे कुछ प्रमुख समाचार लेख हैं, जागरण जोश, मिंट वगैरह। विकिपीडिया पर भी काफी विस्तृत जानकारी है श्री राधाकृष्णन और श्री धनखड़ दोनों के बारे में। जी, और साथ ही पीआईबी की जो विज्ञप्तियां हैं, सरकारी दस्तावेज हैं, उपराष्ट्रपति पद और राज्यसभा को लेकर, और एनडीटीवी के एक विश्लेषण का ट्रांसक्रिप्ट भी हमने देखा है। सही। तो हमारा मकसद यही है कि इन सब स्रोतों से जो जानकारी मिली है उसे एक साथ रखकर एक साफ और दिलचस्प तस्वीर पेश की जाए। श्री राधाकृष्णन की यात्रा, उनकी अलग अलग भूमिकाएं और खासकर आज के राजनीतिक माहौल में उनके व्यक्तित्व के क्या मायने हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो फिर शुरुआत उनके शुरुआती जीवन से करते हैं। हाँ जरूर। कहाँ और कब जन्म हुआ था उनका? श्री चंद्रपुरम पुन्नुस्वामी राधाकृष्णन, उनका जन्म 4 मई 1957 को तमिलनाडु में तिरुपुर नाम की जगह पर हुआ था। अच्छा, तिरुपुर। जी, और उनकी शुरुआती पढ़ाई वहीं हुई और बाद में उन्होंने थूथुकुडी के वीओ चिदंबरम कॉलेज से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मतलब बीबीए किया। और राजनीति में तो वो काफी जल्दी आ गए थे ना? सुनने में आया है कि 16 साल की उम्र में ही आरएसएस से जुड़ गए थे। हाँ, ये बात सही है। 16 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ना और उसके ठीक एक साल बाद यानी 17 की उम्र में 1974 में वो उस समय जो भारतीय जनसंघ थी उसकी राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी बन गए थे। अरे, मतलब बहुत ही कम उम्र में। जी, ये दिखाता है कि उनका रुझान और सक्रियता बहुत पहले से थी। ये भी सुना है कि उन्हें खेलों में भी काफी दिलचस्पी थी। कॉलेज में टेबल टेनिस चैंपियन, लंबी दूरी के धावक भी। हाँ, ये भी जिक्र मिलता है। टेबल टेनिस, रनिंग और बाद में शायद क्रिकेट और वॉलीबॉल में भी रुचि रही। और एक और दिलचस्प बात यह है कि राजनीति में पूरी तरह आने से पहले उनका गारमेंट एक्सपोर्ट का एक अच्छा खासा बिजनेस था। अच्छा, तो मतलब व्यापार का अनुभव भी रहा है उन्हें। जी, एक सफल गारमेंट निर्यातक के तौर पर उनका एक लंबा करियर रहा है। ये उनके प्रोफाइल में एक अलग पहलू जोड़ता है। चलिए अब उनके राजनीतिक सफर पर आते हैं, खासकर भाजपा में उनकी यात्रा पर। हाँ, तो जब 1980 में भाजपा की स्थापना हुई, वो उसमें शामिल हो गए और कहा जाता है कि वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के करीबियों में से थे। पार्टी में धीरे धीरे उनका कद बढ़ा और 1996 आते आते उन्हें तमिलनाडु भाजपा का सचिव बना दिया गया। और फिर वो सांसद बने कोयम्बटूर से, 2 बार जीते वहां से, 1998 और 1999 में। जी हाँ, और 1998 वाली जीत थोड़ी खास मानी जाती है। वो क्यों? क्योंकि वो चुनाव कोयम्बटूर में जो बम धमाके हुए थे उसके ठीक बाद हुआ था। माहौल काफी तनावपूर्ण था और उस चुनाव में एआईएडीएमके के साथ गठबंधन होने के बावजूद पूरे तमिलनाडु से भाजपा के सिर्फ 3 ही उम्मीदवार जीत पाए थे। अच्छा। और राधाकृष्णन उनमें से एक थे। उन्होंने डीएमके के उम्मीदवार को मतलब 1.5 लाख से भी ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था। ये उस समय एक बड़ी जीत थी भाजपा के लिए वहां। हाँ, ये तो वाकई बड़ी बात है। और फिर 1999 में भी जीते। जी, 1999 में भी जीते। हालांकि इस बार मार्जिन थोड़ा कम था, करीब 55,000 वोटों का। इस बार उन्होंने सीपीआई के उम्मीदवार को हराया था। सांसद के तौर पर उनकी क्या भूमिकाएं रहीं? कुछ अहम समितियों में थे वो। हाँ, कई महत्वपूर्ण संसदीय समितियों में उन्होंने काम किया। वो जो वस्त्र मंत्रालय से जुड़ी स्टैंडिंग कमेटी होती है उसके अध्यक्ष थे। अच्छा, ये तो उनके गारमेंट वाले बैकग्राउंड से भी जुड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा वो जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी पीएसयूज वाली कमेटी होती है और वित्त मामलों की सलाहकार समिति, इन सबके भी सदस्य रहे। और वो स्टॉक एक्सचेंज घोटाले की जांच वाली विशेष समिति के भी सदस्य थे, है ना? जी हाँ, उसमें भी थे। और एक और बात, 2003 या 4 के आसपास उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। वहां मानवीय और आपदा राहत पर कुछ बात रखी थी उन्होंने। और ताइवान जाने वाले पहले संसदीय दल में भी शामिल थे। मतलब काफी विविध अनुभव रहा उनका शुरुआती दौर में। सही कहा। इसके बाद 2004 से 2007 तक वो तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष भी रहे। हाँ, और इस दौरान उन्होंने एक बड़ी रथ यात्रा भी निकाली थी, सुना है। जी, वो काफी लंबी यात्रा थी,
कुछ 93 दिन चली थी और करीब 19,000 किलोमीटर कवर किया था उन्होंने। बाप रे, क्या मुद्दे थे इस यात्रा के? मुद्दे कई थे, जैसे नदियों को जोड़ना, आतंकवाद का विरोध, कॉमन सिविल कोड की बात, छुआछूत मिटाना और नशे के खिलाफ अभियान। कोशिश थी कि तमिलनाडु के सभी निर्वाचन क्षेत्रों तक पहुंचा जाए। पर शायद उस समय की सरकार डीएमके ने इसकी आलोचना भी की थी। हाँ, आलोचना तो हुई थी और सूत्रों में यह भी आता है कि वो 2000 के दशक में केरल में भी भाजपा के संगठन को मजबूत करने में लगे हुए थे। लेकिन कोयम्बटूर से उनकी चुनावी किस्मत हमेशा अच्छी नहीं रही। बाद के चुनावों में हारे भी वो, 2004 में, फिर 2014 और 2019 में भी। हाँ, ये सही है, लेकिन 2014 का जो चुनाव था वो थोड़ा दिलचस्प था। वो हारे जरूर, दूसरे नंबर पर रहे, लेकिन उस चुनाव में पूरे तमिलनाडु में किसी भी भाजपा उम्मीदवार से ज्यादा वोट उन्हें ही मिले थे। अच्छा। और वो राज्य में सबसे कम अंतर से हारने वाले उम्मीदवार भी थे। तो ये दिखाता है कि कोयम्बटूर में उनका अपना एक व्यक्तिगत आधार तो बना हुआ था। सही। चुनावी राजनीति के अलावा उन्होंने कुछ प्रशासनिक भूमिकाएं भी निभाईं, जैसे कॉयर बोर्ड के अध्यक्ष। जी, 2016 से 2020 तक ये एमएसएमई मंत्रालय के तहत आता है, जो नारियल जटा यानी कॉयर से जुड़े उद्योग को देखता है। कहा जाता है कि उनके नेतृत्व में कॉयर का जो एक्सपोर्ट था वो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा था, करीब 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा। अच्छा, ये तो उनके प्रशासनिक कौशल का एक प्रमाण है। जी, और पार्टी संगठन में तो वो सक्रिय थे ही। केरल के प्रभारी रहे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी। इसके बाद फिर उनका सफर राज्यपाल की भूमिकाओं की तरफ मुड़ा। हाँ, ये एक अहम मोड़ था। सबसे पहले झारखंड के राज्यपाल बने फरवरी 2023 में। जी, और वहां का उनका कार्यकाल काफी सक्रिय बताया जाता है। मतलब ये सुनने में आया कि पहले 4 महीनों में ही उन्होंने राज्य के सभी 24 जिलों का दौरा कर लिया था। अरे वाह, सभी 24 जिलों का? हाँ, और वहां लोगों से, अधिकारियों से सीधे बातचीत की। ये उनके जमीनी जुड़ाव को दिखाता है ना? बिल्कुल। और फिर 2024 में तो उनके पास एक साथ कई जिम्मेदारियां आ गईं। हाँ, वो एक दौर था जब वो काफी व्यस्त रहे होंगे। जब तमिलसाई सौंदरराजन जी ने इस्तीफा दिया तो मार्च 2024 में उन्हें तेलंगाना के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार मिला। अच्छा। और उसके कुछ ही दिन बाद पुडुचेरी के उपराज्यपाल का भी अतिरिक्त प्रभार मिल गया। तो कुछ महीनों के लिए वो झारखंड, तेलंगाना और पुडुचेरी तीनों जगह की जिम्मेदारी एक साथ संभाल रहे थे। ये तो मतलब काफी ज्यादा काम हो गया होगा। हाँ, जरूर। स्रोत इस पर विस्तार से तो नहीं बताते कि कैसे मैनेज किया, पर ये उनके प्रबंधन कौशल और शायद उनकी ऊर्जा को भी दिखाता है। जुलाई 2024 के अंत तक वो झारखंड और तेलंगाना के राज्यपाल रहे और अगस्त तक पुडुचेरी के उपराज्यपाल। और फिर तुरंत ही 31 जुलाई 2024 को उन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। जी, महाराष्ट्र में भी उन्होंने काफी यात्राएं की, लोगों से मिले। खासतौर पर ऐसा जिक्र है कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाने में उनकी रुचि थी। आदिवासी कल्याण पर भी उनका ध्यान था और वो स्कूल कनेक्ट जैसे कुछ कार्यक्रम थे, उनकी प्रगति पर भी नजर रखते थे। और उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल का पद कब तक संभाला? उन्होंने 11 सितंबर 2025 तक, यानी अपने उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले तक ये पद संभाला। तो ये उनकी पूरी पृष्ठभूमि रही। संगठन से शुरुआत, फिर सांसद, प्रदेश अध्यक्ष, प्रशासनिक भूमिका और फिर एक के बाद एक कई राज्यों के राज्यपाल का अनुभव। अब आते हैं सबसे ताजा और सबसे अहम पड़ाव पर, उपराष्ट्रपति पद तक उनका पहुंचना। जी, इसकी कहानी शुरू होती है 21 जुलाई 2025 को, जब उस समय के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। हाँ, ये अचानक ही हुआ था। जी, इसके बाद फिर 17 अगस्त को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने श्री राधाकृष्णन का नाम एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया। उन्हें एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, जैसे एआईएडीएमके, जेडीयू, एनसीपी, टीडीपी, शिवसेना, उन सब का समर्थन मिला। और साथ ही वाईएसआरसीपी जैसी कुछ और पार्टियों ने भी समर्थन दिया। और विपक्ष की तरफ से कौन उम्मीदवार थे? विपक्ष का जो इंडिया ब्लॉक है, उन्होंने पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया था। चुनाव फिर 9 सितंबर को हुए। और नतीजे क्या रहे? वोटों का क्या गणित रहा? नतीजे श्री राधाकृष्णन के पक्ष में गए। उन्हें कुल 452 वोट मिले, जबकि जस्टिस रेड्डी को 300 वोट मिले। उस दिन कुल 767 वोट पड़े थे, जिनमें से 752 वैध माने गए। तो इस हिसाब से राधाकृष्णन जी 152 वोट के अंतर से जीते, जो लगभग 60% वोट शेयर बनता है। ठीक है। और आज यानी 12 सितंबर को उन्होंने शपथ भी ले ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई। जी हाँ, और शपथ के बाद जो एक परंपरा है, उन्होंने राजघाट, सदैव अटल, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग और किसान घाट जाकर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। अब थोड़ा उस माहौल पर भी बात कर लेते हैं जिसमें उन्होंने ये
पद संभाला है जी। श्री धनखड़ का इस्तीफा तो स्वास्थ्य कारणों से बताया गया। जी, आधिकारिक कारणों तो यही था। लेकिन कुछ विश्लेषण हैं, जैसे हमने एनडीटीवी वाले स्रोत में देखा, वो ये भी बताते हैं कि उनके कार्यकाल के आखिरी दौर में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के साथ ही उनके संबंध थोड़े तनावपूर्ण हो गए थे। हाँ, वो पिछले साल शीतकालीन सत्र वाली बात भी सामने आई थी कि विपक्ष उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा था, जो कि राज्यसभा के सभापति के खिलाफ एक बहुत ही अभूतपूर्व कदम होता। बिल्कुल, और ये स्रोत किसी का पक्ष नहीं ले रहे, बल्कि सिर्फ स्थिति का एक विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं। सही। तो इसी संदर्भ में अब कई विश्लेषक ये मान रहे हैं कि श्री राधाकृष्णन के सामने एक बड़ी चुनौती होगी सदन में, खासकर राज्यसभा में एक आम सहमति बनाना। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अपने बधाई संदेश में इसी तरह की उम्मीद जताई है कि वो संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करेंगे और संसदीय चर्चा को बढ़ावा देंगे। जी, हालांकि एक बात और नोट की गई, कुछ विश्लेषकों ने कहा कि उनके शपथ ग्रहण समारोह में कई विपक्षी नेताओं का ना आना थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था और इससे शायद गलत संदेश जा सकता है। तो ये शायद उसी चुनौती की तरफ इशारा है जिसकी आप बात कर रहे थे। हो सकता है। अब जरा उपराष्ट्रपति पद की जो संवैधानिक भूमिका है उसे थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक नाम का पद नहीं है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, राष्ट्रपति के बाद उत्तराधिकार के क्रम में भी पहले नंबर पर। लेकिन सबसे अहम भूमिका तो शायद राज्यसभा से जुड़ी है। एकदम सही कहा आपने। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। संविधान के अनुच्छेद 64 और 89(1) में ये साफ लिखा है। पदेन का मतलब क्या हुआ यहाँ? पदेन मतलब बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस, यानी जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर होगा वो अपने आप ही उसी पद पर होने के नाते राज्यसभा का सभापति भी बन जाएगा। उन्हें अलग से सभापति चुना नहीं जाता। अच्छा, तो ये एक तरह की दोहरी भूमिका हो गई। एक तरफ वो कार्यपालिका का हिस्सा हैं उपराष्ट्रपति के तौर पर, और दूसरी तरफ विधायिका के एक सदन यानी राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी भी हैं। बिल्कुल सही। और इस पद के लिए कुछ योग्यताएं भी तय हैं। भारतीय नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 साल की उम्र हो, कोई लाभ का पद न हो और राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हों। और इनका चुनाव कैसे होता है? क्या इसमें राज्यों के विधायक भी वोट डालते हैं जैसे राष्ट्रपति चुनाव में होता है? नहीं, यही एक बड़ा फर्क है। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज करता है, लेकिन उसमें सिर्फ संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य होते हैं। इसमें निर्वाचित, इलेक्टेड और मनोनीत, नॉमिनेटेड दोनों तरह के सदस्य शामिल होते हैं। राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डालते। अच्छा, तो ये सिर्फ सांसदों का चुनाव है एक तरह से। और वोटिंग कैसे होती है? वोटिंग होती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत द्वारा। मतलब सदस्य अपनी पसंद के हिसाब से उम्मीदवारों को रैंक करते हैं, 1, 2, 3 ऐसे करके, और ये वोटिंग गुप्त होती है। ठीक है। कार्यकाल 5 साल का होता है और वो दोबारा भी चुने जा सकते हैं। उन्हें पद से हटाने की क्या प्रक्रिया है? उन्हें हटाने के लिए राज्यसभा में एक प्रस्ताव लाना पड़ता है, और वो प्रस्ताव राज्यसभा के तत्कालीन कुल सदस्यों के प्रभावी बहुमत, इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। प्रभावी बहुमत मतलब? प्रभावी बहुमत मतलब सदन की जो उस समय की कुल सदस्य संख्या है, रिक्तियों को घटाकर उसका बहुमत, सिर्फ उपस्थित और मतदान करने वालों का नहीं। और जब राज्यसभा इसे पास कर दे तो फिर लोकसभा को उस पर साधारण बहुमत से सहमत होना पड़ता है। अच्छा, और इसके लिए 14 दिन का नोटिस देना भी जरूरी है? जी हाँ, 14 दिन पहले सूचना देनी होती है। एक और दिलचस्प बात यह है कि संविधान में उन्हें हटाने का कोई आधार या कारण, ग्राउंड नहीं बताया गया है, जैसे राष्ट्रपति के लिए संविधान का उल्लंघन बताया गया है। ये तो वाकई दिलचस्प है। और वेतन, क्या उन्हें उपराष्ट्रपति होने का वेतन मिलता है? टेक्निकली उपराष्ट्रपति पद का अपना कोई वेतन नहीं होता। उन्हें जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के सभापति होने के नाते मिलता है। अच्छा, और वो कितना है आजकल? मौजूदा व्यवस्था के हिसाब से ये 4 लाख रुपए प्रति माह है, और रिटायरमेंट के बाद उन्हें इसी वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता है। इसके अलावा भी कुछ भूमिकाएं होती हैं उनकी, जैसे कुछ विश्वविद्यालयों के चांसलर वगैरह? हाँ, वो पंजाब यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति यानी चांसलर होते हैं। इसके अलावा भोपाल में जो माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय है, उसके वो विजिटर होते हैं, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अध्यक्ष भी होते हैं। तो ये तो हुई उनकी संवैधानिक भूमिका और जिम्मेदारियां। अब वापस श्री राधाकृष्णन पर आते हैं। उनके व्यक्तित्व के बारे में स्रोत क्या कहते हैं?
कैसी छवि है उनकी? देखिए, एक बात जो लगभग सभी स्रोतों में कॉमन है, वो है उनकी एक साफ सुथरी छवि और उनका संयमित व्यवहार। ऐसा कहा जाता है कि उनके रिश्ते अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ भी काफी हद तक सौहार्दपूर्ण रहे हैं। हाँ, वो डीएमके नेता वाली बात मैंने भी पढ़ी थी। किसी ने कहा था उनके बारे में कि वो गलत पार्टी में एक अच्छे आदमी हैं और उनकी तुलना वाजपेयी जी से की थी। ये क्या दिखाता है? ये शायद यही दिखाता है कि उनकी अपनी एक विचारधारा होते हुए भी व्यक्तिगत स्तर पर उनकी स्वीकार्यता शायद ज्यादा व्यापक रही है। और ये गुण राज्यसभा के सभापति के तौर पर, जहां सबको साथ लेकर चलना होता है, काफी अहम हो सकता है। और उनका जमीनी जुड़ाव भी साफ दिखता है, चाहे वो शुरुआती दिनों में आरएसएस जनसंघ का काम हो या फिर झारखंड के राज्यपाल के तौर पर उनका पूरे राज्य का दौरा करना। निश्चित रूप से। और उनकी वैचारिक पृष्ठभूमि तो स्पष्ट है ही। आरएसएस और बीजेपी से उनका दशकों पुराना नाता है। एक और पहलू जिसका जिक्र मिंट के लेख में था, वो है उनकी ओबीसी पृष्ठभूमि। वो गौंडर समुदाय से आते हैं और इसे तमिलनाडु में भाजपा की एक समावेशी हिंदुत्व रणनीति के तौर पर भी देखा गया है। अच्छा, ये भी एक गुण है। और इसी समुदाय से एआईएडीएम के प्रमुख ई पलानीस्वामी भी हैं। जी हाँ, ये भी एक तथ्य है। निजी जीवन के बारे में बस संक्षिप्त जानकारी है कि उनका विवाह श्रीमती आर सुमति से हुआ है और उनके एक बेटा और एक बेटी हैं। खेलों का शौक तो हमने पहले ही जिक्र किया ही, और उन्होंने विदेश यात्राएं भी काफी की हैं। जी हाँ, स्रोतों में एक लंबी लिस्ट है उन देशों की जहां वो गए हैं। तो ये सब मिलकर उनके व्यक्तित्व और अनुभव की एक तस्वीर बनाते हैं। तो कुल मिलाकर आज हमने श्री सीपी राधाकृष्णन की जो यात्रा है उसे समझने की कोशिश की। एक बहुत लंबा सफर रहा है उनका, एक युवा आरएसएस कार्यकर्ता के तौर पर शुरुआत करके देश के दूसरे सबसे ऊंचे संवैधानिक पद तक पहुंचना। जी, और इस सफर में कई अहम पड़ाव आए। सांसद बने, प्रदेश अध्यक्ष रहे, कोयौर बोर्ड जैसी संस्था का नेतृत्व किया और फिर एक नहीं बल्कि कई राज्यों के राज्यपाल की भूमिका निभाई। और उनकी जो ये छवि है, साफ सुथरी, संयमित और अलग अलग दलों के नेताओं से भी संबंध बनाए रखने की प्रतिष्ठा, ये भी उनकी कहानी का एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल। और अब उपराष्ट्रपति और साथ ही राज्यसभा के सभापति के तौर पर उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, खासतौर पर ऐसे समय में जब उनके पूर्ववर्ती ने कार्यकाल पूरा होने से पहले पद छोड़ा है और सदन में आम सहमति बनाने की उम्मीदें शायद पहले से ज्यादा हैं। सही कहा। और यहीं पर एक सोचने वाली बात मेरे मन में आ रही है। हाँ, बताइए। देखिए, श्री राधाकृष्णन का पूरा राजनीतिक जीवन जो है वो एक मजबूत वैचारिक पृष्ठभूमि से जुड़ा है, आरएसएस और बीजेपी से। ये एकदम साफ है। जी। लेकिन साथ ही उनकी छवि एक ऐसे नेता की भी है, या कहें कि प्रतिष्ठा ऐसी है कि वो विरोधी दलों के साथ भी संवाद और संबंध बनाए रख सकते हैं, जैसे वो डीएमके नेता वाला उदाहरण आपने दिया। हाँ, ये दोनों पहलू उनके व्यक्तित्व में नजर आते हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में जहां उनसे निष्पक्षता और सर्वसम्मति बनाने की सबसे ज्यादा अपेक्षा होगी, वो अपनी इन गहरी वैचारिक जड़ों और इस संबंध बनाने की क्षमता के बीच संतुलन कैसे साधेंगे? मतलब मौजूदा राजनीतिक माहौल में ये तालमेल कैसे काम करेगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और आने वाला समय ही बताएगा कि वो इस दोहरी भूमिका को कैसे निभाते हैं।